आगे सुनिए। ट्रीटमेंट। अगले कुछ दिनों तक आर्यन की लाइफ अपनी पुरानी रफ्तार में वापस लौट आई। दिन के समय वो पागलों की तरह जंगल के उसी सुनसान हिस्से में अपने शरीर को ट्रेन करता था, और जब वो भयंकर थकान के मारे पूरी तरह चूर हो जाता और उसका शरीर जवाब दे देता, तो वो चुपके से पहाड़ी के पीछे उस गुफा में जाकर उस चट्टानी कुंड रॉक पूल में सोख सोख करने के लिए कूद जाता। सिर्फ आधे घंटे तक उस ठंडे और हल्के लाल पानी में लेटने के बाद जब वह बाहर आता तो वो एकदम फ्रेश और नई एनर्जी से भरा होता था। इसके तुरंत बाद वो फिर से पूरे जोश के साथ भेदक प्रहार पेनिट्रेटिंग फिस्ट की प्रैक्टिस में जुट जाता। जब उसकी मुट्ठियां हवा में चलती तो हवा को चीरने वाली तेज और साफ गूंज एकोज लगातार उस शांत जंगल के वातावरण में गूंजती रहती थी, जिससे आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी डर कर उड़ जाते थे। पूरी फैमिली की यंगर जनरेशन में शायद कोई एक भी ऐसा लड़का नहीं था जो आर्यन के इस नर्क जैसे कठोर ट्रेनिंग रूटीन इंटेंसिव रेजीम का मुकाबला कर सके या इसे झेल सके। आखिरकार उस चट्टानी कुंड के पानी का जादुई इफेक्ट किसी महंगी से महंगी ग्रेड 3 की बूटी से भी कहीं ज्यादा बेहतर और असरदार था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि जब वो जादुई लाल लिक्विड कुंड के पानी में डाइल्यूट हो जाता था तो उसका इफेक्ट बहुत ही माइल्ड और कोमल हो जाता था। इस वजह से वो आर्यन के शरीर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना अंदरूनी तौर पर उसकी मांसपेशियों को मजबूत कर रहा था। कल्टीवेशन के इस शुरुआती इनिशियल ट्रेनिंग फेज में आर्यन के लिए यह पानी किसी वरदान जैसा था। रात के समय आर्यन की कॉन्शियसनेस एक बार फिर उस पत्थर के ताबीज स्टोन टैलिस्मैन द्वारा बनाए गए स्पिरिचुअल डोमेन के घने अंधेरे में एंटर कर जाती थी। वहां वो बिना थके बिना भूखे प्यासे रहे लगातार उस भेदक प्रहार के मूव्स को दोहराता रहता था, जो अब उसके लिए बहुत ही फैमिलियर आसान हो चुके थे। अपनी इस दिन रात की बिना रुके की जाने वाली प्रैक्टिस की बदौलत इस टेक्निक पर आर्यन की पकड़ इतनी शानदार हो चुकी थी कि वो अब अपनी असली बॉडी के साथ भी बहुत ही आसानी से लगातार पूरे 9 एकोज निकाल सकता था। जहां तक उस आखिरी और सबसे खतरनाक 10वीं गूंज 10th एको का सवाल था, आर्यन धीरे धीरे उसके पीछे के विज्ञान और उसके एनर्जी फ्लो को बहुत ही गहराई से समझने लगा था। भले ही उसने अभी तक अपनी असली बॉडी के साथ 10वीं गूंज पर पूरी महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन वो जानता था कि यह बस कुछ ही दिनों की बात थी। इसके अलावा शायद पिछले टकराव के समय आर्यन ने जो अपनी खौफनाक ताकत दिखाई थी, उसका असर फैमिली के बाकी लड़कों पर बहुत गहरा पड़ा था। विक्रम, जो पहले हमेशा आर्यन और काव्या के रास्ते में आकर मुसीबतें खड़ी करता था, उसने अब आर्यन के सामने आना पूरी तरह से बंद कर दिया था। विक्रम बहुत अच्छे से समझ चुका था कि अगर उसने दोबारा आर्यन से पंगा लेने की जुर्रत की तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत के कुएं में खुद छलांग लगाएगा। इसलिए इस समय आर्यन के आसपास का पूरा माहौल एकदम शांत और सुरक्षित था, और वो बिना किसी फिक्र के अपनी पूरी एनर्जी और अपना पूरा फोकस अपनी कल्टीवेशन पर लगा पा रहा था। इस शांत और सुकून भरे माहौल के बीच देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता 1 वीक बीत गया। इस पूरे हफ्ते के दौरान आर्यन लगातार इस ताक में था कि उसे कोई ऐसा मौका मिले जब वो चुपके से उस पत्थर के ताबीज से मिलने वाले शुद्ध लाल लिक्विड की कुछ बूंदें अपने पापा राघव को पिला सके। लेकिन इस बीच राघव हमेशा किसी न किसी काम से घर से बाहर ही रहते थे, जिसकी वजह से आर्यन को अपनी प्लानिंग को अंजाम देने का कोई सही अवसर नहीं मिल पाया। मजबूरन आर्यन को अपने इस विचार को कुछ समय के लिए दबा कर रखना पड़ा। यह सिचुएशन 8वें दिन तक ऐसे ही चलती रही, लेकिन उस दिन आर्यन के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया, और इसकी वजह यह थी कि राघव एक बार फिर से बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे। दोपहर के समय जब आर्यन जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तभी अचानक उसे काव्या की बहुत ही डरी हुई, रोती हुई और घबराई हुई चीख सुनाई दी। काव्या की आवाज सुनते ही आर्यन के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने तुरंत अपने कदम मोड़े और किसी जंगली बिल्ली की फुर्ती से अपने घर की तरफ भागा। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा और सीधे अपने पापा के कमरे का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसका दिल दहल गया। बेड पर राघव लेटे हुए थे और उनके चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी। उनका चेहरा किसी सफेद कोरे कागज जैसा बेजान लग रहा था। उनकी आस्तीन स्लीव्स से खून की गाढ़ी लाल बूंदें टपक कर नीचे फर्श पर गिर रही थीं, जिससे वहां एक छोटा सा खून का धब्बा बन गया था। अंकल, फिर से जंगल की गहराई में हमारे लिए कोई अच्छी बूटी ढूंढने गए थे, और वहां उनका सामना एक बहुत ही खूंखार जंगली जानवर पावरफुल बीस्ट से हो गया। काव्या आर्यन के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से एकदम लाल हो चुकी थी, और वो अपनी हिचकियां रोकते हुए बहुत ही धीमी आवाज में पूरी बात बता रही थी।
यह सुनते ही आर्यन के दिल में एक बहुत ही गहरा पछतावा और गिल्ट का बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें गीली हो गईं और आंसू उसकी आंखों से बहकर गालों पर आ गए। वो सोच रहा था कि अगर उसने पहले ही किसी तरह अपने पापा को वो जादुई लिक्विड पिला दिया होता तो शायद आज उनके शरीर की हालत इतनी खराब नहीं होती और उन्हें इस दर्द से नहीं गुजरना पड़ता। मर्दों को इस तरह रोना शोभा नहीं देता। ये तो बस एक मामूली सी चोट है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। राघव ने जैसे ही आर्यन को कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखा, उन्होंने अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने अपाहिज शरीर को बेड पर सीधा करने की कोशिश की। वो हमेशा की तरह आर्यन के सामने अपना वो सख्त और मजबूत पिता वाला चेहरा, स्टर्न एक्सप्रेशन दिखाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिलने की कोशिश की, उनकी अंदरूनी चोटों में एक असहनीय और तीखा दर्द उठा, जिससे उनका चेहरा दर्द के मारे पूरी तरह सिकुड़ गया। इस हालत में भी अपनी बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत है? चुपचाप लेटे रहिए। रुको, मैं तुम्हारे लिए इस बूटी को उबाल कर काढ़ा बनाती हूँ। मीरा ने राघव को गुस्से से घूरते हुए डांट लगाई और फिर अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए पास ही रखी उस हल्के हरे रंग की स्वर्ण नीलम शाखा गोल्डन जेड ब्रांच को उठा लिया, जो राघव आज अपने खून की कीमत पर जंगल से लेकर आए थे। रुको मीरा, वो बूटी तो आर्यन के लिए है, उसे मत छुओ। राघव ने जैसे ही मीरा को उस बूटी को ले जाते देखा, वो तुरंत दर्द के बावजूद अपनी भारी आवाज में चिल्लाए, माँ, ये काढ़ा मैं उबालेगा। तुम और काव्या कमरे में रहकर पापा का ध्यान रखो और उनकी चोटों को साफ करो। इससे पहले कि राघव अपनी बात पूरी कर पाते या मीरा कुछ बोल पाती, आर्यन ने बिजली की फुर्ती से आगे बढ़कर मीरा के हाथ से वो स्वर्ण नीलम शाखा छीन ली और बिना एक भी शब्द बोले वो कमरे से बाहर सीधे रसोई की तरफ भाग गया। यह लड़का भी ना। राघव ने जब आर्यन को किसी खरगोश से भी तेज रफ्तार से रसोई की तरफ भागते देखा तो वो चाह कर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाए। उनके चेहरे पर एक ऐसी बेबस लेकिन बेहद प्यारी मुस्कान आ गई, जो सिर्फ एक पिता के चेहरे पर ही आ सकती थी। उन्होंने बेबसी से अपना सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल के अंदर अपने बेटे के इस प्यार को देखकर एक बहुत ही सुखद गर्माहट का एहसास हो रहा था। रसोई में पहुंचते ही आर्यन ने तुरंत चूल्हा जलाया। उसने उस हरी स्वर्ण नीलम शाखा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उसे पानी के बर्तन में उबलने के लिए रख दिया। जैसे जैसे पानी उबल रहा था, उसमें से जड़ी बूटी की एक बहुत ही ताजी और मीठी महक आने लगी। आर्यन ने बहुत ही सावधानी से अपने आसपास देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो गया कि रसोई में वो अकेला है, तो उसने अपनी छाती के पास से उस पत्थर के ताबीज को बाहर निकाला। उसने उस ताबीज की दरार से निकलने वाले जादुई लाल लिक्विड की 3 बूंदें सीधे उस उबलते हुए काढ़े के अंदर टपका दी। जैसे ही वो लाल बूंदें उस हरे काढ़े के अंदर गिरी, बर्तन के अंदर का पूरा पानी अचानक से भाप छोड़ने लगा। उस काढ़े का रंग और भी ज्यादा गहरा और चमकीला हो गया और उसमें से निकलने वाली महक इतनी ज्यादा शुद्ध और पावरफुल हो गई कि आर्यन को खुद महसूस हो गया कि इस दवा के अंदर अब किसी मरे हुए इंसान की नसों में भी जान फूंकने की ताकत आ चुकी थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उस काढ़े को एक हरे चीनी मिट्टी के कटोरे पोर्सलिन बोल में छाना और उसे लेकर सीधे अपने पापा के कमरे की तरफ चल पड़ा। पापा, प्लीज ये दवा पी लीजिए। आर्यन ने एक बहुत ही शांत और प्यारी स्माइल के साथ वो कटोरा राघव के हाथों में थमा दिया। तुम दोनों माँ बेटे मिलकर हमेशा मेरी एक नहीं चलने देते। राघव ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। भले ही उनका दिल इस बात से दुखी था कि आर्यन की बूटी आज उन पर खर्च हो रही थी, लेकिन अपने बेटे की आंखों में वो जिद देखकर वो मना नहीं कर पाए। उन्होंने बिना रुके उस गर्म काढ़े को एक ही सांस में पूरा पी लिया। जैसे ही राघव ने वो कटोरा खाली किया, आर्यन की आंखें बहुत ही ईगरनेस और उम्मीद के साथ अपने पिता के चेहरे पर टिक गईं। उसने उस दवा में चुपके से उस ताबीज का जादुई लिक्विड मिलाया तो था, लेकिन वो अंदर से थोड़ा नर्वस था कि क्या वो लिक्विड राघव की इन पुरानी और सालों पुरानी अंदरूनी चोटों को ठीक करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। राघव ने खाली कटोरा वापस मेज पर रखा और आर्यन की तरफ देखने लगे, जो बहुत ही ध्यान से उनके चेहरे के बदलते हुए भावों को नोटिस कर रहा था। राघव अभी आर्यन को डांटने के लिए अपना वो सख्त चेहरा बनाने ही वाले थे कि अचानक से राघव को महसूस हुआ कि उनके पूरे शरीर के अंदर जैसे किसी ने गर्म आग का गोला डाल दिया हो। उनका पूरा चेहरा टमाटर की तरह एकदम लाल पड़ गया। अंकल। राघव के चेहरे में आए इस अचानक और डरावने बदलाव को देखकर बिस्तर के पास खड़ी काव्या का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। वह घबरा कर चिल्लाई, हॉन्क हॉन्क। मीरा और काव्या डर के मारे पूरी तरह से कांपने लगी थी। राघव के शरीर का तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उनके माथे से पसीने की धार बहने लगी थी और उनका पूरा शरीर तवे की तरह गर्म हो चुका था। और ठीक अगले ही सेकंड
राघव ने झटके से अपना मुंह आगे किया और बिस्तर के किनारे पर काले रंग के गंदे खून, फिल्थी ब्लैक ब्लड की एक बहुत बड़ी उल्टी कर दी। राघव, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही मीरा ने राघव को इस तरह से काला खून थूकते देखा, उनके सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी आंखों में आंसू लिए तुरंत राघव की तरफ लपकी और उनके कंधों को पकड़ लिया। राघव इस पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन थे। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो मीरा और उनके बच्चों का इस बेरहम दुनिया में क्या वजूद रह जाता। लेकिन जैसे ही राघव ने उस काले खून को थूकने के बाद एक लंबी और गहरी सांस ली, उनके चेहरे पर छाई वो भयंकर लालिमा अचानक से गायब हो गई और उसकी जगह उनके चेहरे पर एक बहुत ही स्वस्थ, ताजा और गुलाबी चमक, हेल्थी रेडिश ग्लो लौट आई। उनकी आंखों की वो सुस्ती और वो कमजोरी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। मेरी चोटें, मेरी अंदरूनी चोटें। राघव ने बेहद अविश्वास और शौक के साथ अपनी हथेलियों को देखा। अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर के अंदर जो नसें और जो चैनल्स पिछले कई सालों से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके थे और जिनमें प्राण ऊर्जा का बहाव बंद हो चुका था, वो सारे ब्लॉकेज एक ही पल में पूरी तरह से साफ हो चुके थे। उनके शरीर का एक एक अंग, उनका दिल, उनके फेफड़े और उनकी रीढ़ की हड्डी एक ऐसी अकल्पनीय ताकत और नई ऊर्जा से भर चुके थे जो उन्होंने पिछले कई सालों में कभी महसूस नहीं की थी। ये बिल्कुल वैसा ही एहसास था जैसा उन्हें अपनी जवानी के उन सुनहरे दिनों में हुआ करता था जब वो चौहान फैमिली के सबसे बड़े मास्टर थे। मीरा, मेरी चोटें, मेरी सारी पुरानी चोटें ठीक हो गईं। राघव का पूरा शरीर इस अद्भुत और चमत्कारी एहसास से थर थर कांप रहा था। उन्होंने मीरा के दोनों हाथों को अपनी मजबूत हथेलियों में कसकर पकड़ लिया। उनके उस हमेशा सख्त रहने वाले चेहरे पर इस समय एक बहुत ही चौड़ी, बच्चों जैसी मासूम और बेहद खुशहाल स्माइल आ चुकी थी। मीरा ने जब राघव की आंखों में वो पुरानी चमक, वो खोया हुआ आत्मविश्वास और वो तेज ऑरा दोबारा देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह से स्पीचलेस रह गईं। कांपते हुए आवाज में मीरा ने पूछा, क्या क्या तुम सच में पूरी तरह ठीक हो गए हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल, लगभग पूरी तरह से। मेरी कल्टीवेशन के सारे ब्लॉकेज खुल चुके हैं। राघव इतने ज्यादा इमोशनल हो चुके थे कि उनके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। आखिरकार वो अपने जज्बातों को और ज्यादा रोक नहीं पाए और उन्होंने मीरा को अपनी मजबूत बाहों में कसकर भींच लिया। राघव के मुंह से एक बहुत ही जोरदार, गूंजती हुई और खुशी से भरी हुई हंसी निकली, जिसमें कई सालों का वो दर्द, वो घुटने टेक देने वाली बेबसी और वो घुट घुट कर जीने का टॉर्चर आखिरकार हमेशा के लिए बह गया। इन सालों में अपनी अंदरूनी चोटों की वजह से राघव की प्रोग्रेस पूरी तरह से रुक चुकी थी। भले ही वो बाहर से हमेशा खुद को बहुत सख्त और मजबूत दिखाते थे, लेकिन वो भी अंदर से जानते थे कि चौहान फैमिली का जो सबसे शानदार जीनियस हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे अंदर से सड़कर एक खोखला साया बनता जा रहा था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जहां चाह है वहां राह है। इतने सालों तक जिस बीमारी और जिन चोटों ने उनकी जिंदगी को नर्क बना रखा था और जिनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो आज किसी जादू की तरह हमेशा के लिए उनके शरीर से बाहर निकल चुकी थी। अपने माता पिता को इस तरह से खुशी से रोते और गले लगते देखकर आर्यन ने धीरे से अपनी आंखों के कोनों में आए आंसुओं को पोंछा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी और सुकून भरी स्माइल आ गई थी। उस पत्थर के ताबीज के जादुई लिक्विड का असर आर्यन की उम्मीदों से कई गुना ज्यादा शानदार और विनाशकारी निकला था। वो जानता था कि अगर वो आने वाले समय में अपने पापा को कुछ बार और ये दवा पिलाने में कामयाब रहा तो राघव के शरीर की बची खुची कमजोरी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वो अपनी पुरानी पीक कंडीशन में वापस लौट आएंगे। और एक बार जब राघव की चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो उनकी ताकत किस रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आर्यन ने अपने दिल के ऊपर से एक बहुत ही भारी बोझ को उतरते हुए महसूस किया। उसने मुस्कुराते हुए काव्या का हाथ पकड़ा, जो खुद भी खुशी के मारे झूम रही थी, और वो दोनों चुपचाप दबे पांव उस कमरे से बाहर निकल आए। जरर। कमरे का दरवाजा बहुत ही धीरे से बंद करते हुए आर्यन के होंठों पर वो गहरी स्माइल अभी भी बनी हुई थी। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने मन में बहुत ही प्यार और गर्व के साथ बुदबुदाया, पापा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बहुत जल्द इस पूरी चौहान फैमिली के सबसे मजबूत पिलर ऑफ सपोर्ट फिर से बनेंगे।